IVM। हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है सुशांत सुप्रिय की कहानी जहन में अटका हुआ सा कुछ, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। हालांकि ये बेहद दुखद है और मुश्किल भी, लेकिन मैं अंत से शुरू करता हूं। उनके अंत से, एक ऐसे अंत से जिसके आगे केवल काली रात है। दंगाइयों ने उनके गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, क्योंकि उनकी दाढ़ी थी, क्योंकि वो माथा टेकने गुरुद्वारे में जाते थे, क्योंकि उनका नाम गुरबख्श सिंह था। गुरबख्श सिंह मेरे टीचर थे। वो 1984 का साल था। देश में उथल पुथल मची हुई थी। पंजाब जल रहा था और उन धधकती लपटों की आंच दिल्ली और पूरा देश महसूस कर रहा था। हवा में गोलियों और बम धमाकों की आवाजें थीं, बारूद की गंध थी, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन का शोर था। हर तरफ केसरिया पीली पगड़ियां थी, आतंकवादियों के जहरीले नारे थे, हत्याएं थीं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में टैंकों की गड़गड़ाहट थी, फिजा में फौजी बूटों की चरमराहट थी और चारों ओर इसका उसका बहता हुआ लाल लहू था। तो गुरबख्श सिंह मुझे इतिहास पढ़ाते थे। वो मुझसे प्यार करते थे। वो अपने परिवार के साथ तिलक नगर में रहते थे। वो मुझे पुत्र पुत्र कहते थे। मुझे उनका स्कूल को स्कूल और गलत को गलत कहना अच्छा लगता था। वो एक नेक इंसान थे। वो बच्चों को कभी नहीं मारते थे। उनका बंदूक की गोलियों और बम धमाकों से कोई लेना देना नहीं था। मैं तब छोटा था। लोग कहते थे कि माहौल बहुत खराब हो गया था, इसलिए हमारा स्कूल बहुत दिनों तक बंद रहा था। बाद में जब दोबारा स्कूल खुला तो गुरबख्श सिंह हमें इतिहास पढ़ाने नहीं आए। वो मुझे फिर कभी नहीं दिखे। मैं उन्हें बहुत मिस करता था। फिर हमें शास्त्री जी इतिहास पढ़ाने आने लगे। वो तिलक लगाते थे और लंबी शिखा रखते थे। जब पढ़ाते वक्त वो औरंगजेब को गालियां देते थे और गलती करने पर हम बच्चों को पतली छड़ी से मारते थे। तब मुझे गुरबख्श सर की बहुत याद आती थी। तो मुझे क्या पता था कि हम बच्चों को इतिहास पढ़ाने वाले गुरबख्श सर एक दिन खुद ही इतिहास बन जाएंगे। बाद में किसी ने मुझे बताया कि दंगाइयों ने गुरबख्श सिंह के बाल और उनकी दाढ़ी जबरदस्ती काट डाली थी और उनके गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया था। जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी, उस दिन मैं घर आकर बहुत रोया था। माँ बताती है, मैं बहुत दिनों तक सदमे में चला गया था। कई दिनों तक तेज बुखार में पड़ा, न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा था। तो गुरबख्श सिंह के नहीं रहने के बाद मुझे फिर कभी किसी टीचर ने प्यार से पुत्र नहीं कहा। मेरे कान ये संबोधन सुनने के लिए जीवन भर तरसते रहे। मैं एक कहानी लिखूंगा, पुत्र। उसमें मेरा स्कूल होगा, मैं होऊंगा, गुरबख्श सर होंगे, 1983 होगा, 1985 होगा, लेकिन 1984 का मनहूस साल नहीं होगा।
कि उस कहानी में पंजाब होगा, दिल्ली होगी, लेकिन हवा में बारूद की गंध नहीं होगी, चलती गोलियां और बम धमाके नहीं होंगे, एम्बुलेंस और पुलिस जीपों के सायरन का शोर नहीं होगा, जहरीले नारे और हत्याएं नहीं होंगी, टैंकों और फौजी बूटों की धमक नहीं होगी, और इंसानों का बहता हुआ लहू नहीं होगा। हालांकि ये भी बेहद दुखद है, लेकिन एक बार फिर मुझे अंत से ही शुरू करना पड़ेगा, उन सब के अकाल अंत से, एक ऐसी अंधी रात से जिसकी कोई सुबह नहीं। दंगाइयों ने उनके घर में घुसकर उन सबको बेरहमी से काट डाला और फिर उनके घर में आग लगा दी, क्योंकि उस घर में रहने वाले मर्द दाढ़ी रखते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, सिर पर जाली वाली वो सफेद गोल टोपी पहनते थे, और वहां रहने वाली औरतें काला बुर्का पहनती थी, क्योंकि वो नमाज पढ़ते थे और इबादत के लिए मस्जिद में जाते थे, क्योंकि उनके नाम नफीस, अकरम, जेबा और हिना थे। नफीस मेरा जिगरी यार था। हम साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे, स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, बाद में हमने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था, हमने साथ साथ कंचे खेले थे, गिल्ली डंडा खेला था, पतंगे उड़ाई थी स्कूल में, साथ साथ शरारतें की थी और साथ साथ मार भी खाई थी। नफीस के अब्बू यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे, उसकी अम्मी स्कूल टीचर थी। नफीस और उसका परिवार जामिया नगर में रहता था। मेरे पिता यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे। हम लोग अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। नफीस की अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब कभी मैं नफीस के घर जाता, उसकी अम्मी मुझे सेवइयों की खीर बनाकर खिलाती थी जिसमें मेवे पड़े होते। तो उन्हें पता था मुझे मेवे वाली सेवइयों की खीर बहुत अच्छी लगती है। अक्सर वो मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती, तू भी मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, एक नफीस और दूसरा तू। नफीस के अब्बू का चेहरा मुझे अपने पिता के चेहरे जैसा लगता था। उसकी बहन हिना मुझे भाईजान कहकर बुलाती थी और उसकी शक्ल में मुझे अपनी बहन का चेहरा नजर आता था। फरवरी 2002 में नफीस अपने पूरे परिवार के साथ अपने दादाजी से मिलने अहमदाबाद गया था। तभी गुजरात गोधरा की चपेट में आ गया। उसके बाद समूचा गुजरात दंगों की आग में जल उठा। नफीस और उसका परिवार लौटकर दिल्ली नहीं आ सका था। बाद में पता चला कि वैसे दंगाइयों ने उसके दादाजी के घर में घुसकर एक एक को काट डाला था और पूरे घर में आग लगा दी थी। अब नफीस जैसा मेरा कोई दोस्त नहीं। अब किसी की अम्मी मुझे सेवइयों की खीर नहीं खिलाती, प्यार से बेटा नहीं कहती। अब किसी के अब्बू का चेहरा मेरे पिता जैसा नहीं लगता। अब किसी की बहन का मैं भाईजान नहीं। जान पहचान वाले कहते हैं कि इस घटना से मैं हिल गया हूं। जामिया नगर में जहां कभी नफीस और उसका परिवार रहता था, वहां अब एनकाउंटर होते हैं, गोलियां चलती हैं, लाशें गिरती हैं और गुस्से का लावा बहता है। मैं एक कहानी लिखूंगा, भाईजान। उसमें मेरा दोस्त नफीस होगा, उसके अम्मी अब्बू होंगे, उसकी बहन होगी और मैं हूंगा। 2001 होगा, 2003 होगा, लेकिन 2002 नहीं होगा। उस कहानी में नरोदा पाटिया नहीं होगा, दंगाई नहीं होंगे,
मासूम लोगों की लाशें नहीं होंगी और जामिया नगर में एनकाउंटर नहीं होंगे। वहां गुस्से का लावा नहीं बहेगा। उस कहानी में काला बुर्का पहनने वाली औरतों और सिर पर जाली वाली सफेद टोपी और कुर्ता पैजामा पहनने वाले पुरुषों को कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा। उस कहानी में ये मुल्क उन सबका भी होगा। हालांकि ये भी बेहद दुखद है, अफसोसनाक है और इसे बयान करना आसान नहीं। लेकिन इस बार भी मुझे अंत से ही शुरू करना होगा, उनके अंत से, एक ऐसे अंत से जिसके आगे सिर्फ अंधेरा है। उसका नाम जमुना था और उसके पिता का रामस्वरूप। वो सांवली थी, पर जब हंसती थी तो लगता था जैसे घुंघरू बज रहे हैं। वो मेरी क्लासमेट ही नहीं थी, अच्छी दोस्त भी थी। जमुना कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वो मेरे एक और क्लासमेट हरीश से प्रेम करती थी। लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन जमुना उस जाति से थी जिसे सदियों से दबाया, सताया और कुचला जाता रहा था। दूसरी ओर हरीश उस जाति से था जिसका इलाके में रौब था और दबदबा था। जाहिर है हरीश के घर वाले हरीश के जमुना से संबंध के खिलाफ थे। एक दिन जमुना ने मुझे बताया कि वो और हरीश शादी करने जा रहे हैं। हरीश के घर वालों की चेतावनी के बावजूद। वो दोनों बालिग थे। मैं खुश हुआ लेकिन आशंकित भी था। मैं चाहता था कि दोनों पुलिस सुरक्षा ले लें। घर परिवार और जाति बिरादरी वालों के विरोध के बावजूद हरीश और जमुना ने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं भी उनकी शादी में एक मित्र और गवाह के रूप में मौजूद था। मैं खुश था कि उनके बगीचे में भी हरियाली ने अंगड़ाई ली, पर इससे पहले कि वहां रंग बिरंगे फूल खिल पाते, हरियाली को पाला मार गया। हरीश के घर वालों और जाति बिरादरी वालों के दबाव में आकर इलाके की वहशी महापंचायत ने इस विवाह को अवैध करार दे दिया और उनकी हत्या का फरमान जारी कर दिया। दोनों जान बचाते हुए भागे भागे फिरने लगे। और तब एक मनहूस दिन हरीश और जमुना अंग्रेजी अखबारों के भीतरी पन्ने पर ऑनर किलिंग की खबर बन गए। हरीश के घर वालों ने दोनों को गोली मार दी। मैंने अपनी एक अच्छी दोस्त खो दी। इस घटना से आहत मैं जीवित तो था, पर मेरे भीतर कहीं कुछ मर गया था। मैं एक कहानी लिखूंगा, मित्र। उसमें मेरी दोस्त जमुना होगी, हरीश होगा, पर हरीश के घर वाले नहीं होंगे। कोई बर्बर महापंचायत नहीं होगी। जमुना और हरीश की शादी का दिन होगा, पर उनकी हत्या का दिन नहीं होगा। लोग होंगे, पर जातियों का जंजाल नहीं होगा। 21वीं सदी होगी, पर 21वीं सदी में मध्यकालीन मानसिकता नहीं होगी। बर्बर सामुदायिक फैसले नहीं होंगे। दिन की आंत में कोई फोड़ा नहीं होगा। समय के चेहरे पर बदनुमा दाग नहीं होंगे और हम सब उदास नस्लों के वारिस नहीं होंगे। काश जीवन की सच्ची घटनाओं के अंत भी सुखद हो सकते, तब अंत से शुरू करना कितना आसान होता। तब हर अंत एक नई शुरुआत होता, एक रोशन शुरुआत। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में सुशांत सुप्रिय की कहानी जहन में अटका हुआ सा कुछ। ये कहानी हंस पत्रिका के नवंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी।
सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks with Shashank Mehta, founder and CEO of The Whole Truth Foods. He shares his own journey of moving from eating mostly junk food to starting an enterprise that produces health foods with clean ingredients. The Simplified hosts explore the fascinating topic of mimetic theory and entrepreneur Peter Thiel's interpretations of how anthropologist Renee Girard speaks about it. On Pulyabazi, Pranay and Saurabh analyze how organic farming has affected Sri Lanka. Marathi Kirkithan has a fascinating episode where the Deshmukhs decode one of India's most celebrated poems. And on Say No to Drama, Chetna unfolds some truths about getting a promotion and the drama around it. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you might be listening to us on. And do check us out on YouTube. We're building a whole bunch of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And we're also doing a small listener survey, which we would really appreciate your help with. It helps us kind of talk to advertisers. So you could go to ivmpodcast.com/survey. It'll just take a couple of minutes and it would be really helpful to us. We do appreciate this. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and the India Water Portal. Thank you so much for making this possible. हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।